नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार वे लंदन से भारत आई, किस प्रकार वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी, सदस्य बनी, उसके बाद किस प्रकार वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और उन्होंने भारत में होम रूल मूवमेंट चलाया। इन सब के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ही भारत में 3 विदेशी महिलाएं आई एनी बेसेंट के साथ, मतलब एनी बेसेंट समेत। तो उन तीनों विदेशी महिलाओं के बारे में पहले जान लेते हैं, वे कौन कौन सी थी। तो विदेशी महिलाएं जो भारत में आई और भारत में ही भारत के आध्यात्मिक ज्ञान, भारत के व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी थी उनसे वे प्रभावित थी और उन्होंने अपनी जो कर्मभूमि है वे भारत को ही बनाया और वे भारत में ही अपनी काम करती रही और यहीं पर वे जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस यहीं पर ली। तो इनमें विदेशी महिलाओं में पहली जिसका हम जिक्र करेंगे वे है सिस्टर निवेदिता। और ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थी। सिस्टर निवेदिता ये स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थी। उसके बाद अन्य महिला है मीराबेन। ओके, इनको मेडलिन स्लेड भी कहते हैं, मेडलिन स्लेड। ओके, और ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी, MK गांधी से प्रेरित कौन? मीराबेन। और तीसरी महिला है जिसके बारे में हम बात करेंगे वे है एनी बेसेंट। और ये भारतीय अध्यात्म से प्रेरित थी, भारतीय अध्यात्म से प्रेरित। ठीक है, तो इन तीनों महिलाओं का कार्यक्षेत्र भारत रहा। इन तीनों महिलाओं ने अपना कार्यक्षेत्र भारत को चुना। उसके साथ साथ ही ये आजीवन भारत में रही एवं भारत को अपनी मातृभूमि माना तथा यहीं पर पंचतत्व में विलीन हो गई, यानी कि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो कार्यक्षेत्र इन्होंने भारत को चुना, तीनों ने कार्यक्षेत्र भारत को चुना। उसके साथ साथ ही आजीवन भारत में रही, आजीवन भारत में रही और भारत को ही अपनी मातृभूमि माना, भारत को ही अपनी मातृभूमि माना और यहीं पर पंचतत्व में विलीन हो गई और यहीं पर पंचतत्व यानी कि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई, यहीं पर पंचतत्व में विलीन हो गई। ओके, तो ये तो थी इन तीनों महिलाओं की, विदेशी महिलाओं की जो भारत में आई थी। ओके, तो अब एनी बेसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एनी बेसेंट का जन्म आयरलैंड में हुआ था 1847 में। उसके बाद इनका जो प्रारंभिक जीवन गुजरा वे
वह इंग्लैंड में गुजरा। इनका विवाह हुआ, विवाह से इनके 2 बच्चे हुए और फिर इनका तलाक हो गया। तो फिर बाद में अपना जीवन चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए ये लेखन का कार्य करती थी। ये लेखन में अच्छी थी, ये एक अच्छी वक्ता थी, ये एक अच्छी श्रोता थी। ये इनका आजीविका का सोर्स था। ओके, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ आयरलैंड में। जन्म हुआ 1847 में। ओके, और इनका प्रारंभिक जीवन इंग्लैंड में गुजरा। ठीक है। अब एनी बेसेंट के बारे में जानने के लिए एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अहम रोल रहेगा एनी बेसेंट के जीवन में। ओके, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में जेनेवा में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मैडम HP ब्लावत्स्की, ये रूसी महिला थी, और एक कर्नल ओलकोट, ये अमेरिकी व्यक्ति थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम HP ब्लावत्स्की ठीक है, ये रूसी महिला थी HP ब्लावत्स्की, और दूसरे कौन थे? कर्नल ओलकॉट, ठीक है, ये अमेरिकी थे। ठीक है, तो इन्होंने 1875 में जेनेवा में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद 1879 में इसका जो मुख्यालय है वह बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1879 में हेड ऑफिस बम्बई को बनाया, और उसके बाद 1882 में हेड ऑफिस अडियार मद्रास को बनाया। उसके बाद 1882 में अडियार मद्रास को हेड ऑफिस बनाया। तो ये थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात। इसके बाद लंदन में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। तो ये बात भी जान लेते हैं कि लंदन में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनती है। उसके बाद 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आती है। ठीक है, फिर हमको पता है कि 1893 में एक शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, और वहाँ पर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से उस विश्व धर्म परिषद में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेती है। ठीक है, और हमको पता है कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था हिंदू धर्म के प्रति।
हिंदू धर्म के उत्थान को लेकर हिंदू धर्म के बारे में जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है बहुत ही फेमस भाषण दिया था। ठीक है, तो 1893 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेती है। वहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफ़ी प्रभावित होती है और हिंदू धर्म के प्रति और भी जो है इनका रुझान पैदा होता है और भी ये हिंदू धर्म के प्रति झुकती है, उनमें जो है रुचि जागृत होती है एनी बेसेंट में हिंदू धर्म के प्रति। इसलिए ये 1898 में एक कॉलेज की स्थापना करती है बनारस में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, और इस कॉलेज की स्थापना के लिए इनको ज़मीन प्रदान की जाती है काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह के द्वारा। ओके, तो 1898 में काशी के महाराजा काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने इनको जमीन प्रदान की और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जमीन प्रदान की और बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब यहाँ पर एक एनी बेसेंट से हटकर एक दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं कि मदन मोहन मालवीय भी काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार का भारत में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे इसी प्रकार की। तो उनका सरकार में संपर्क था और 1915 में यूनिवर्सिटी से संबंधित एक एक्ट पास हुआ कि भारत में एक यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि यूनिवर्सिटी वही बन सकती है जो पहले कॉलेज हो। ठीक है, सीधे यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। तो मदन मोहन मालवीय जी के पास जो है कॉलेज नहीं था, लेकिन एनी बेसेंट के पास कॉलेज था। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और एनी बेसेंट भी जो है यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी, लेकिन एनी बेसेंट के पास कॉलेज तो था लेकिन इनके पास संसाधन नहीं थे, और मदन मोहन मालवीय जी के पास संसाधन तो थे लेकिन कॉलेज नहीं था। इसलिए इन दोनों ने आपस में मुलाकात की, संपर्क हुआ और जो है दोनों सहमत हो गए, और इन दोनों की सहमति से ही जो है 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होती है और इनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होता है। ठीक है, उद्घाटन होता है और इसमें मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो इसमें मदन मोहन मालवीय की बहुत अधिक भूमिका थी। मदन मोहन मालवीय प्लस बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका। ओके, तो इतना हमने अब तक जान लिया। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1907 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे कर्नल ओलकाट, उनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है।
1907 में कर्नल ओलकॉट की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनती है, अब इसके बाद क्या होगा कि एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन चलाएगी और जहाँ जहाँ पर भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की ब्रांचेज थी वहाँ पर होम रूल लीग की ब्रांचेज भी बन जाएगी। आगे चलकर ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1913 में एनी बेसेंट लंदन जाती है और वहाँ से वे आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन है उससे प्रेरित होती है और आयरलैंड की होम रूल लीग ने एनी बेसेंट को ये सलाह दी कि आप भी भारत में आयरलैंड की तरह होम रूल आंदोलन चलाएं, ठीक है। तो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का निश्चय किया। ये 1913 की बात है, ठीक है। उसके बाद 1914 में पहले भी जो है सोशल काम करती रही थी एनी बेसेंट, लेकिन 1914 में वे सक्रिय राजनीति में आ जाती है। 1914 में सक्रिय राजनीति में आ जाती है एनी बेसेंट, राजनीति में आ जाती है और 1915 में वे कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहे थे उसमें शामिल होती है और वहाँ पर होम रूल लीग की बात बताती है। होम रूल लीग का प्रस्ताव रखती है कि हम ऐसे ऐसे होम रूल आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो इस पर कांग्रेस का रवैया यह था कि उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पहले से ही एक पार्टी है और उस कांग्रेस का लक्ष्य भी वही है जो होम रूल लीग का लक्ष्य है, तो फिर अलग से पार्टी स्थापित करने की क्या ज़रूरत है। और एनी बेसेंट के इस सुझाव के लिए कि होम रूल आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने एक समिति बना दी कि ये समिति तय करेगी कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट होगा या नहीं होगा। और फिर इस समिति ने 6 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर होम रूल आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होम रूल आंदोलन स्टार्ट करते हैं और ये दोनों अलग अलग होम रूल आंदोलन स्टार्ट करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1915 में बेसेंट कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में शामिल होती है, अधिवेशन में शामिल होती है। इसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पर वे अपनी बात रखती है
यहाँ पर होम रूल लीग स्थापित करने की बात रखती है, जो कि कांग्रेस के द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है, कि बात रखती है जो कि अस्वीकृत हो जाती है, अस्वीकृत हो जाती है, कांग्रेस के द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है ये बात। ठीक है। उसके बाद 1914 में ही बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आते हैं और वे जब भारत आते हैं तो वे पाते हैं कि जैसा माहौल वे छोड़ के गए थे वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और वे भी ऐसा ही कुछ आंदोलन चलाने के बारे में सोच रहे थे, स्वशासन आंदोलन चलाने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर अलग अलग होम रूल आंदोलन चलाने का जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो ये बात है 1916 की। 1916 में तिलक और बेसेंट अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले तिलक करेंगे होम रूल लीग की स्थापना, और ये 28 अप्रैल 1916 को पूना में करते हैं। ठीक है। पूना महाराष्ट्र में करते हैं ये होम रूल लीग की स्थापना पूना में। ठीक है। और बेसेंट 1 सितंबर को करती है, 1 सितंबर 1916, और ये करती है मद्रास अडियार में, मद्रास में, जहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड ऑफिस था, वहीं पर करती है। ठीक है। ये हो गई एनी बेसेंट की बातें। तो एनी बेसेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। पुस्तकें कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। तो एक पुस्तक है इनकी वेकअप इंडिया, वेकअप इंडिया। उसके बाद है द इंडियन आइडल्स, द इंडियन आइडियल्स, द इंडियन आइडियल्स। उसके बाद है इनकी पुस्तक इंडिया ए नेशन, इंडिया ए नेशन। इसमें उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना, भारत को अपनी मातृभूमि माना। उसके बाद इनका पुस्तक है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। और एक पुस्तक है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी है। पत्रिकाएं इन्होंने मुख्य रूप से 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। एक थी 1914 में कॉमनवेल्थ, और एक थी न्यू इंडिया, ये भी 1914 में स्टार्ट की थी, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ठीक है। ये दोनों पत्रिकाएं साप्ताहिक थी,
और अंग्रेजी में थी। ठीक है, 1917 तक आते आते एनी बेसेंट और इनका होम रूल लीग इतना पॉपुलर हो चुका था कि 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने इनको अध्यक्ष बनाने के लिए रिकमेंडेड किया और ये अध्यक्ष भी बन गई। तो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी और ये प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। उसके बाद 1924 में ये बेलगांव में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेती है और 1933 में मद्रास में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों, तो आज हमने एनी बेसेंट के बारे में जाना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।